हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज माइक सर हियर फ्रॉम द ग्रेविटी प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग जो टॉपिक को डिस्कशन करने जा रहे हैं वो आपके 10th क्लास का सीबीएसई का पोर्शन है सिविक्स के अंदर पावर शेयरिंग। ठीक है, तो पावर शेयरिंग के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। जिस पावर शेयरिंग के बारे में बात आज हम लोग करने वाले हैं, इस पावर शेयरिंग को आज हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देखते हैं कि पावर शेयरिंग है क्या, क्या मतलब होता है पावर शेयरिंग का, क्या मीनिंग है पावर शेयरिंग की, और किस टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं उसकी एक्चुअल फॉर्म में डिस्कशन करने के बाद में जब हम लोग बात आगे करेंगे तो कुछ कंट्रीज का एग्जांपल भी लेंगे, लाइक श्रीलंका, बेल्जियम और इंडिया का भी एग्जांपल लेके चलेंगे कि पावर शेयरिंग अलग अलग कंट्रीज में किस तरीके से होती है और पावर शेयरिंग कितनी इसेंशियल है किसी भी कंट्री के लिए, उसकी बात करने आज हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो पावर शेयरिंग का मतलब जैसा कि बहुत क्लियरली वर्ड से ही क्लैरिफाई हो रहा है कि डिफरेंट लेवल्स पे पावर को शेयर करना पावर शेयरिंग कहलाती है। डिफरेंट लेवल्स की जब बात करते हैं तो हम लोग को डेमोक्रेसी याद आती है। डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या होता है? पावर को शेयर करना, पावर की शेयरिंग करना। अब 3 लेवल पे, जैसे इंडिया के अंदर अगर हम लोग बात करें, पावर शेयर होती है। पहला सेंट्रल लेवल पे होती है, दूसरा स्टेट लेवल पे होती है और तीसरा कहाँ पे होती है? तीसरा होती है आपकी पंचायती लेवल पे। ठीक है, तो ये 3 लेवल पे हम लोग क्या करते हैं? पावर को शेयर करते हैं। तो पावर की शेयरिंग जो होती है वो किसी एक जगह पे नहीं, कई जगहों पे आके शेयर हो सकती है। ठीक है, इसकी बात करेंगे हम लोग। अभी पहले पावर शेयरिंग के बारे में देख लेते हैं, पावर शेयरिंग में और क्या चीजें हैं। इंडिया जो है वो एक एग्जाम्पल है पावर शेयरिंग का, जो कई सारे फेडरेशन को होल्ड करके साथ में चलता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट और डिफरेंट जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जैसा कि स्टेट्स हो जाए या पंचायती राज हो जाए, उनके बीच में पावर को शेयर करना पावर शेयरिंग कहलाता है। ठीक है, पावर शेयरिंग जब नहीं होती है तो प्रॉब्लम क्या होती है, उसकी बात हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पावर शेयरिंग ना हो तो प्रॉब्लम क्या होती है, उसका एग्जाम्पल हम लोग ने यहाँ देखा है, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। ठीक है, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका की बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, हाँ, तो देख लेते हैं यहाँ पे मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका की जब हम लोग बात करते हैं तो श्रीलंका के अंदर किसी एक मेजोरिटी की बात हो रही होगी। ठीक है, तो वो मेजोरिटी की जो बात यहाँ पे हो रही है, उस मेजोरिटी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम बन गई थी, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन गई थी, जिसकी वजह से श्रीलंका के अंदर पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल वर्स्ट टाइप ऑफ एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंस कब मिली श्रीलंका को? 1948 के अंदर मिली, और श्रीलंका ने क्या करा, इसी मेजोरिटी के प्रिंसिपल को एडॉप्ट कर लिया। और मेजोरिटी जो थी वहां पे वो किसकी थी? वो सिन्हेलीज की थी, जो सुप्रीमेसी यहाँ पे रखते थे। किसके ऊपर? तमिल्स के ऊपर। 2 तरीके के लोग वहां पे रहते थे, एक सिन्हेलीज रहते थे जो सिन्हेलाज लैंग्वेज को बोला करते थे। ठीक है, वो लैंग्वेज के बेसिस पे। दूसरा तमिल लोग रहा करते थे जो तमिल लैंग्वेज को बोला करते थे। ठीक है, तो ये माइनॉरिटी में थे वहां पे और ये लोग मेजोरिटी में थे वहां पे। तो श्रीलंका ने क्या अडॉप्ट किया? जो भी लोग मेजोरिटी में हैं उनकी लैंग्वेज को अडॉप्ट कर दिया। 1956 में एक एक्ट पास किया और 56 में एक्ट पास करके सिन्हेला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज तो बनाया, बल्कि श्रीलंका के अंदर एक मेजोरिटी टाइप की गवर्नमेंट को पूरी तरीके से प्रोमिनेंट गवर्नमेंट बना दिया वहाँ पे। ठीक है, इससे प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम के बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका जो था एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन के आया, जिसने क्या करा, वहाँ के जो सिन्हेला स्पीकर जो थे, ठीक है, उनको हर एक जगह पे पोजीशन देना शुरू कर दी। जो भी सिन्हेला वगैरह लैंग्वेज बोला करते थे, अब उनको यूनिवर्सिटीज़ में भी पोजीशंस मिलती थी, गवर्नमेंट जॉब्स में भी मिलती थी, हर जगह उनको सिचुएशन मिलती थी। इसकी वजह से प्रॉब्लम किसके साथ होता था? इसकी वजह से प्रॉब्लम जो होता था, प्रॉब्लम होता था आपका तमिल्स के साथ में। ठीक है, तो जो तमिल्स थे, तमिल स्पीकिंग लोग थे, जो तमिल स्पीकिंग पीपल जो थे, उनके साथ में यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाता था। ठीक है, क्योंकि उनको माइनॉरिटी में वहाँ काउंट किया जाता था, मेजोरिटी जो थी हमेशा माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश किया करती थी। ये प्रॉब्लम हमने श्रीलंका के अंदर देखी थी। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं, रीजंस क्या थे यहाँ पे? रीजंस ये थे क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंस था श्रीलंका के अंदर सिन्हेलीज कम्युनिटीज़ का। ज़्यादातर लोग यहाँ पे सिन्हेलीज रहा करते थे, तो गवर्नमेंट भी सिन्हेलीज की ही बनी थी, इसलिए उन्होंने क्या करा,
करा, सिन्हेलीज कम्युनिटी को मेजोरिटी वहाँ पे दी और साथ ही साथ में सिन्हेला को जैसे कि ऑफिशियल लैंग्वेज भी वहाँ की डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब जो भी प्रेफरेंशियल पॉलिसीज थी वो सिन्हेलीज के ही फेवर में आती थी। अब जो भी यूनिवर्सिटीज़ में पोजीशन मिलती थी या गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह जो मिलती थी वो बेसिकली सिन्हेलीज लोगों को ही दी जाती थी। ठीक है, स्टेट जो थी वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा काम इसलिए कर रही थी कि बुद्धिज़्म को बहुत तरीके से या फुल्ली तरीके से बुद्धिज़्म को फोस्टर किया जा सके, बुद्धिज़्म को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। वहाँ पे सिन्हेलीज ज़्यादातर बोलने वाले या उस पर डिपेंडेंट रहने वाले लोग कौन थे? बुद्धिज़्म टाइप ऑफ लोग थे जो उसके ऊपर बिलीव किया करते थे। तो उस स्टेट को एक बुद्धिस्ट स्टेट बनाने के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा था। ठीक है, थोड़ी सी बात आगे करेंगे हम लोग, थोड़ी सी बात जब देखेंगे इसके बारे में कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है। ठीक है, पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है इसके बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो देखते हैं कि क्या हमको यहाँ पे मेथड देखने को मिलते हैं कि क्यों डिजायरेबल है पावर शेयरिंग। ठीक है, पावर शेयरिंग डिजायरेबल किस लिए है? पावर शेयरिंग डिजायरेबल इसलिए है क्योंकि कई सारे रीज़न है, प्रूडेंशियल रीज़न है, मॉरल रीज़न है इसके पीछे। उन रीजंस की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, वो कौन कौन से रीजन हैं जिसकी वजह से पावर शेयरिंग की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर देती है, स्टेबिलिटी को बढ़ा देती है। मॉरल रीज़न इसके पीछे बहुत सारे ये हैं कि ये डेमोक्रेसी को डेवलप करने में काम करती है और कंट्री को अच्छे से अच्छा ज़्यादा तरीके से डेवलप करने की कोशिश करती है। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की अगर हम लोग बात करें तो पावर शेयरिंग भी हमारी कई तरीके की होती है, किसी एक तरीके की पावर शेयरिंग नहीं है। पावर शेयरिंग हमारी 4 तरीके की होती है, एक एक करके सबकी बात कर लेते हैं। पावर शेयरिंग अमंग ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में पावर शेयरिंग एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पे भी पावर शेयरिंग होती है और साथ ही साथ में पावर शेयरिंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स टाइप के लोगों के बीच में भी पावर शेयरिंग हमको देखने को मिलती है। ठीक है, पावर शेयरिंग के कई सारे एग्जांपल्स हैं जिनकी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जैसे बेल्जियम है, श्रीलंका है। तो अगर बेल्जियम के बारे में हम लोग बात करें तो बेल्जियम का एग्जाम्पल हमारे सामने आता है क्योंकि बेल्जियम एक अच्छा एग्जाम्पल था पावर शेयरिंग का, जिसने पावर शेयरिंग को बहुत प्रोमिनेंट तरीके से, देखिए किस तरीके से जब हम लोग कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सभी कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन था इसके अंदर। ठीक है, तो बेल्जियम ने उसको एकोमोडेट बहुत आसानी से करके रखा हुआ था। श्रीलंका की अगर बात करें हम लोग तो श्रीलंका ने क्या करा था, एकोमोडेट नहीं कर पाई थी सही तरीके से और श्रीलंका के अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हो गई थी। बुद्धिस्ट, मुस्लिम और तमाम कम्युनिटीज के अंदर रहती थी, लेकिन मेजोरिटेरियनिज्म को उन्होंने अपनाया हुआ था, जिसकी वजह से वहां पे एक सिविल वॉर क्रिएट हो जाता है और वो सिविल वॉर क्या करता है, पूरी कंट्री के अंदर हलचल मचा देता है। ठीक है, उसके अंदर कई सारे लोग सिविल वॉर के अंदर मारे जाते हैं, कंट्री का लॉस होता है जिसकी वजह से, और उस लॉस को हम लोग यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। कैसे कैसे वहाँ पे लॉस हुए, बहुत सारे हम लोग ने देखे कैसे लॉस हुए हैं। वहाँ पे लोग एक दूसरे को मार दे रहे थे, मेजोरिटेरियनिज्म ने ये नुकसान किया है डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है, तो पावर शेयरिंग जो है अगर पैरेलल फॉर्म में पावर शेयरिंग नहीं होगी तो पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है आपका, उसकी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। चलिए अब इसके बारे में हम लोग अब थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। पावर शेयरिंग को बात कर रहे थे हम लोग, पावर शेयरिंग पे आ जाते हैं लौट के। पावर शेयरिंग का मतलब जैसा कि मैंने बताया था आपको, पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है? पावर शेयरिंग का मतलब वही होता है कि पावर को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दें किन्हीं भी 3 सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी में। वो 3 सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो सकते हैं, 2 सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हो सकते हैं। सेंट्रल स्टेट के साथ में पावर को शेयर करती है और स्टेट जाके PRIs, जिसको हम लोग पंचायती राज इंस्टीट्यूट कहते हैं, इंडिया का अगर एग्जाम्पल लें तो इस तरीके से पावर को शेयर किया जाता है। ठीक है, तो पावर शेयरिंग जैसा है कि है हम लोग इंडिया के केस में भी देखते हैं या तमाम केस में देख सकते हैं कि पावर शेयरिंग को हम लोग 3 टायर में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो क्या क्या टायर्स होते हैं हमारे? सबसे पहला होता है सेंट्रल लेवल पे जब हम लोग पावर को शेयर करें। सेंट्रल लेवल का मतलब जो भी हमारी सेंट्रल अथॉरिटी है, ठीक है, जो भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब पार्लियामेंट की यहाँ पे बात हो रही है। पार्लियामेंट पावर को अपने पास में रखती है। पावर को क्या अकेले अपने पास में ही रखती है? नहीं, पावर को वो किसके साथ में शेयर करती है? स्टेट के साथ में शेयर करती है। स्टेट क्या है? लेजिस्लेचर को लेके पावर को अपने साथ में रखती है। ठीक है, स्टेट क्या करती है? इसके बाद में PRI, इसके बाद में ये पावर शेयर होती है, जो कि 3rd टायर स्ट्रक्चर होता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का। ठीक है, तो इन टायर में अगर हम लोग पॉलिटिकल पावर को देखें तो इस तरीके से डिवाइड होती है। और अगर हम लोग पावर को देखें अलग अलग लेवल पे डिवाइड करना, जिसको हम लोग 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स के अंदर जब इंडिया के अंदर पावर डिवाइड होती है तो वो कैसे डिवाइड होती है? एक तो एग्जीक्यूटिव की पावर होती है। एग्जीक्यूटिव वो होता है जो पावर को क्या करते हैं, जो भी सारे के सारे लॉ इम्प्लीमेंटिंग बॉडीज़ होती हैं। और
लेजिस्लेटिव एक बॉडी होती है जिसको हम लोग लेजिस्लेचर भी कहते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव बॉडी का काम क्या होता है? लॉ बनाना, ठीक है। इस लॉ को ये लॉ बनाती है, लॉ मेकिंग बॉडी होती है, ठीक है। लॉ मेकिंग बॉडी है ये, लॉ इम्प्लीमेंटिंग बॉडी एग्जीक्यूटिव, और एक है जुडिशरी। जुडिशरी क्या करती है? इसी लॉ मेकिंग और लॉ इम्प्लीमेंटिंग को क्रॉस चेक करती है। क्रॉस चेक करना या जस्टिस देना उन सारे सेक्टर्स पे, फंडामेंटल राइट को चेक करना, ये जुडिशरी का काम होता है। तो पावर को शेयर चाहे आप इस तरीके से करें, पावर को शेयर चाहे आप इस तरीके से करें, शेयरिंग ऑफ पावर इज इसेंशियल फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ एनी कंट्री, ठीक है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी देखेंगे कि जहां पावर को शेयर नहीं किया गया और उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गई, ठीक है। पावर शेयरिंग के आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो श्रीलंका की जो मेजोरिटी की बात होती है, ये मेजोरिटी की बात क्यों हो रही है श्रीलंका की यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे दो तरीके के ग्रुप थे, जैसा कि अभी हम लोग ने बात भी की थी। दो तरीके के ग्रुप कैसे? एक मैंने बोला था सिन्हेलीज ग्रुप थे और एक थे तमिल्स ग्रुप। ये लिंग्विस्टिक बेसिस के ग्रुप है। लिंग्विस्टिक बेसिस की बात करें हम लोग तो लैंग्वेज के आधार पे, लैंग्वेज बोलने वाले, सिन्हेलीज बोलने वाले मेजोरिटी थी श्रीलंका के अंदर बोलने वाले लोगों की, जो बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करते हैं। दूसरी तरफ तमिल बोलने वाले लोग थे। 1956 में एक एक्ट आया, उसने क्या करा था? ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हेला को बना दिया। मतलब वहां पे एक कम्युनिटी को ज्यादा एडवांटेज दिया जा रहा है दूसरी कम्युनिटी के मुकाबले। यहाँ पे पावर शेयरिंग नहीं हो पा रही है, ये एक ड्रॉबैक था श्रीलंका का। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या आई, क्या दिक्कतें फील हुई हम लोग को, वो हम लोग आगे देखेंगे, क्या प्रॉब्लम इसकी वजह से क्रिएट हुई है, ठीक है। उसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग कि क्या प्रॉब्लम आगे चल के यहाँ पे क्रिएट होने वाली है। सिन्हेला स्पीकर्स जो थे, वो जो भी सिन्हेलाज बोला करते थे या सिन्हेला लैंग्वेज को बोला करते थे, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज इसको बना दिया गया था, तो चाहे यूनिवर्सिटी में पोजीशन से रिलेटेड या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो, जो भी पोजीशन होती थी वो सारी की सारी पोजीशन, हायर पोजीशन किनको मिलती थी? सिन्हेलाज को मिला करती थी, एज कंपेयर टू तमिल्स। तमिल्स को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कॉर्नर्ड कर दिया गया था सोसाइटी के अंदर, तो वहां पे श्रीलंका के अंदर ये मेजोरिटेरियनिज्म की प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब इसके आगे आप बढ़ेंगे कि हम लोग को अभी श्रीलंका के बारे में और भी बात करनी है कि किस तरीके से श्रीलंका के अंदर ये तमाम तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट होती चली गई, ठीक है। क्योंकि वहां पे मैंने क्या बताया था? फोस्टर एंड प्रोटेक्ट द बुद्धिज्म, बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही थी और बुद्धिज्म बोलने वाले सिन्हेलीज लोग थे, तो एक रिलीजन को पर्टिकुलर ज्यादा वहां पे प्रोटेक्ट करने की बात हो रही थी, जिसकी वजह से दूसरे रिलीजन जो थे वहां पे सप्रेस होते चले गए। ये प्रॉब्लम श्रीलंका के अंदर क्रिएट हुई, जिसने क्या करा? वहां पे श्रीलंका को धराशाही कर दिया पूरी तरीके से। बहुत रिसेंट एग्जाम्पल है, अगर आप अभी की न्यूज़ पढ़ रहे हो, रिसेंट न्यूज़ पढ़ रहे हो, तो आप लोग देख सकते हैं कि श्रीलंका के अंदर स्टेट इमरजेंसी तक लग गई है। श्रीलंका के पास में इतने रुपए नहीं है कि वो अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल के एग्जाम्स करा पाए, ठीक है। तो वो एग्जाम्स तक नहीं करा सकते, तो उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर बन गया, इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी ज़्यादा आ गई, स्टेट इमरजेंसी इतना आ गई, क्योंकि वही इंटरनल सिविल वॉर्स स्टेट खड़े होना वहाँ पे शुरू हो गए, और वो सिविल वॉर्स की वजह से आज के समय में वहाँ स्टेट इमरजेंसी लगी हुई है। तो ये प्रॉब्लम होती है जब किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज या पर्टिकुलर कम्युनिटी को ज़्यादा वहाँ पे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, जहाँ पे इक्वलिटी को प्रमोट नहीं किया जाता है, वहाँ ये प्रॉब्लम देखने को हमको मिलती है। बहुत क्लियर है ये प्रॉब्लम, हम लोग प्रैक्टिकली देख रहे हैं। अगर ऐसा किसी कंट्री के अंदर किया जाता है तो कंट्री धराशाही हो जाती है, ठीक है। तो आगे चल के अगर हम लोग इसकी बात करें कि पावर शेयरिंग क्यों की जाती है, पावर शेयरिंग के पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है पावर शेयरिंग के पीछे? पावर शेयरिंग के पीछे कुछ प्रूडेंशियल रीजंस हैं और कुछ मॉरल रीजंस हैं, ठीक है। प्रूडेंशियल रीजंस हमारे पास में ये है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटीज हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटीज को रिड्यूस कर देता है। कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी, जैसे एग्जाम्पल हम लोग ने सिन्हेलाज का लिया, तमिल्स का लिया, अगर दोनों को इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाता, दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता, तो क्या हो सकता था? वो पावर के साथ में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। प्रॉब्लम क्या नहीं आता कि सिन्हेलाज टाइप के लोग जो थे वो कभी भी अपने आप को ऊंचा नहीं समझते तमिल से, तो ये कॉन्फ्लिक्ट दोनों कम्युनिटी के बीच में नहीं होता। तो गवर्नमेंट ने खुद उनके बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमको यहाँ पे देखने को मिली कि कैसे सिन्हेलाज और तमिल्स लोग आपस में यहाँ पे आगे चल के आपको दिखेगा कि उस एग्जाम्पल में लड़ते हुए दिखाई भी देंगे, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन वहाँ पे खड़ी हो जाएगी। तो पावर शेयरिंग अगर हो रही है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि वो क्या करती है?
आपके कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं आपस के उनको रिड्यूस करने का काम करती है। ठीक है, दूसरी चीज इसका काम क्या होता है, स्टेबिलिटी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट स्टेबल हो जाती है। जब भी पावर्स को दो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या तमाम कम्युनिटीज, जो भी कम्युनिटीज हैं भारत के अंदर, जैसे भारत का एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं तो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई तमाम कम्युनिटीज हैं। अब हर कम्युनिटी को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इक्वल राइट्स दिए जाते हैं। तो जब इक्वल राइट्स दिए जाते हैं तो आपसी कॉन्फ्लिक्ट बहुत कम हमको देखने को मिलते हैं, जिससे गवर्नमेंट स्टेबल रहती है। गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी या कोई भी ऐसा सिविल वॉर जैसे सिचुएशन को फील नहीं करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जैसे श्रीलंका में हम लोग देख रहे हैं वहाँ पे ये रीज़न क्रिएट हो गया, स्टेबिलिटी वहाँ गवर्नमेंट की खो गई है। तो स्टेबिलिटी को प्रोड्यूस करने के लिए भी हम लोग यहाँ पे पावर शेयरिंग को अपनाते हैं। ठीक है, पावर शेयरिंग के पीछे कुछ मॉरल रीजन भी है। पहली बात तो ये स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग क्या है, डेमोक्रेसी का एक स्पिरिट है। जैसा कि हमने देखा 1950s के बाद में अप्रॉक्सीमेटली लगभग ज़्यादातर कंट्रीज थी जो दुनिया की, वो धीरे 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 करके कहाँ मूव करना शुरू हो गई, वो सारी कंट्रीज मूव करना शुरू हो गई थी आपकी डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ कंट्रीज के अंदर। ठीक है, तो जब ये डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ कंट्रीज के अंदर मूव करना शुरू हो गई तो मेजोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट पूरी दुनिया के अंदर डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। तो डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है या मॉरलिटी क्या होती है कि पावर को आपस में शेयर करके रखना, किसी भी एक पार्टिकुलर कम्युनिटी या वर्ग को ऊपर नहीं करना है, सबके बीच में इक्वल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है, तो वो पावर शेयरिंग की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है जो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, जहाँ पे पीपल के पास में राइट भी होते हैं। ठीक है, वो अपने इश्यूज को या अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी तरीके से गवर्नमेंट के साथ में डिस्कशन कर सकते हैं। ये मॉरल रीजन भी इसके पीछे होते हैं। तो पावर, जो भी हम लोग पावर शेयरिंग की बात करते हैं वो डिज़ायरेबल इसीलिए है, इसेंशियल इसीलिए है क्योंकि उसके पीछे ये तमाम रीजंस हमको देखने को मिलते हैं जो एक डेमोक्रेसी की स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को बरकरार रखते हैं, जिंदा रखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे देखते हैं कि पावर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, किस तरीके से हम लोग डेमोक्रेसी को डिवाइड कर सकते हैं। तो डेमोक्रेसी को डिवाइड करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्म्स हैं। डेमोक्रेसी को डिवाइड करने के लिए डेमोक्रेसी को 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, जिसके अंदर पहला ग्रुप है जो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के फॉर्म में डिवाइड की जाती है। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको इंडिया का एग्जाम्पल दिया, शुरू में एग्जाम्पल दिया था, वो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट कहलाते हैं। सेकेंड पार्ट की बात करेंगे, पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। पावर जो है गवर्नमेंट, पहली बात तो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में डिवाइड होती है पावर। दूसरी बात, पावर गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स के अकॉर्डिंग डिवाइड की जाती है। 1 बाय 1 हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे अभी डिटेल में। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। बहुत सारे सोशल ग्रुप्स होते हैं कंट्रीज के अंदर, उन कंट्रीज के अंदर पावर को शेयर किया जाता है तमाम ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, तो वो क्या सोशल ग्रुप्स हैं, किन सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर को शेयर किया जाता है, उसकी बात भी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। फोर्थ और लास्ट पॉइंट हमारा है पावर शेयर्ड अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स या सोशल ग्रुप्स भी हैं हमारे पास में, या फिर बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम लोग पावर को डिवाइड करते हैं। चलिए 1 बाय 1 इनका डिस्कशन कर लेते हैं, पावर को कैसे कैसे डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला था पावर इज शेयर्ड अमंग ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, पावर इज शेयर्ड अमंग द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। पावर को 3 ऑर्गन्स गवर्नमेंट के होते हैं, उनके बेसिस पे डिवाइड किया जा सकता है। जैसा कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताया भाई था, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट क्या होते हैं, पहला लेजिस्लेचर होता है, दूसरा एग्जीक्यूटिव होता है और तीसरा क्या होता है, जुडिशरी होता है। ठीक है, तो लेजिस्लेचर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लेजिस्लेचर का काम होता है लॉज को बनाना। ठीक है, जो भी लॉज को बनाती है बॉडी वो लेजिस्लेचर बॉडी कहलाती है। एग्जीक्यूटिव बॉडी वो होती है जो इंप्लीमेंट करती है उन लॉज को। इन्होंने लॉ को बनाया, इन्होंने लॉ को इंप्लीमेंट करा। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ करने वाली बॉडी एग्जीक्यूटिव बॉडी कहलाती है। उसके बाद में जुडिशरी की अगर हम लोग बात करें तो जुडिशरी का काम क्या होता है, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना। ठीक है, तो जो भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती है वो बॉडी जुडिशरी होती है। कौन सा डिस्प्यूट, वो डिस्प्यूट हो सकते हैं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच के, वो डिस्प्यूट हो सकते हैं सेंटर और स्टेट के बीच के, वो डिस्प्यूट हो सकते हैं पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच के। तो तमाम तरीके के ऐसे जो भी डिस्ट्रीब्यूट जो भी कह सकते हैं हम लोग पावर की शेयरिंग होती है, उसके अंदर जो भी डिस्प्यूट्स आते हैं उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए एक जुडिशरी का यूज़ किया जाता है जो कि एक ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है। तो जब पावर को इन 3 पार्ट में अलग अलग
अलग तरीके से डिवाइड किया जाएगा। तो सोचिए कितनी खूबसूरत फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनेगी कि जहाँ पे लेजिस्लेचर को अलग से वहाँ पे प्रोविजंस दिए जा रहे हैं कि आप चलिए जाके लॉ बनाइए, पूरा का पूरा लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी उन सारे मैटर्स को क्रॉस चेक कर रही है और लोगों के राइट्स के लिए काम कर रही है। तो ये पावर शेयर की जा रही है, यहाँ पे किसी भी एक के हाथों में पावर नहीं है। पावर का डिवीज़न तमाम तरीके के ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के ऊपर है और जब ये तीनों एक दूसरे के ऊपर पावर को क्रॉस चेक करते हैं तो इसका मतलब ये है कि तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी होते हैं। ठीक है, तीनों इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं और इसीलिए यहाँ पे चेक एंड बैलेंसेस लगातार चलता रहता है। तो चेक एंड बैलेंसेस होने की वजह से कभी भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। जो ओरिजिनल फॉर्म या मॉरल फॉर्म है पावर की वो लोगों तक पहुँच पाती है। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट है चेक एंड बैलेंसेस का, इस अरेंजमेंट की वजह से पावर का शेयरिंग बहुत ही ज़्यादा एक डेवलप्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग हो जाता है। ठीक है, सेकंड फॉर्म देखते हैं हम लोग। सेकंड फॉर्म हमारे पास में जब पावर को डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट में डिवाइड किया जाए, इसकी भी बात हम लोग ने की थी। जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट पावर को सबसे पहले होल्ड कौन करता है अपने पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर को होल्ड करने के लिए जैसा कि हम लोग पार्लियामेंट की बात करते हैं, पार्लियामेंट के पास में पावर होती है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल अथॉरिटी तमाम एमपीज़ का चुनाव करते हैं हम लोग और एमपीज़ के चुनाव के बाद में एक सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करा जाता है, इलेक्ट किया जाता है। तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है हमारा। इस इलेक्शन के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट देश के तमाम कानून को, लेखा जोखा जो भी होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तमाम स्कीम्स पॉलिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, पावर को जब सेंट्रल लेवल पे शेयर किया जाता है तो हमारे पास में कुछ सेंट्रल लिस्ट होती है। इन सेंट्रल लिस्ट के अंदर जैसे डिफेंस सिस्टम हो गया आपका। ठीक है, डिफेंस सिस्टम क्या होता है, डिफेंस सिस्टम जो भी आर्मी हो गई आपकी, जो भी सेनाएं हो गई आपकी, वो सारी की सारी सेनाओं को कमांड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ओन करती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट किस किस से मिलकर बनती है, पार्लियामेंट से। ठीक है, पार्लियामेंट के बाद में आपका देख लो प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है और साथ ही साथ में कौन होते हैं, उसके साथ में आपकी जो भी सेंट्रल अथॉरिटी के अंदर प्राइम मिनिस्टरशिप के ऊपर जो भी पर्सन बैठा हुआ है। ठीक है, ये पूरी के पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हम लोग लेजिस्लेचर की बात करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हमारी होती हैं। ठीक है, जैसे पार्लियामेंट सेंटर में होती है, स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अब स्टेट में स्टेट लिस्ट होती है। स्टेट लिस्ट को बनाने वाले कुछ लोग होते हैं जो स्टेट जिसको बना सकती है, जिसके अंदर हम लोग बात कर सकते हैं जैसे एजुकेशन, जैसे हेल्थ। ठीक है, तो एजुकेशन, हेल्थ वगैरह जो भी होते हैं वो तमाम जो पोर्शन आते हैं वो किसके अंदर आते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट होते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। इसके अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, गवर्नर जो होता है आपका स्टेट का वो आ जाता है इसके अंदर। तो तमाम लोग मिलके क्या बनाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को बनाते हैं। तो सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट के साथ में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट उस पोस्ट को शेयर कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट की पोस्ट को चाहे आपका सीएम हो जाए, डिप्टी सीएम हो जाए, यहाँ पे गवर्नर हो जाए, स्टेट का गवर्नर हो जाए, जो भी यहाँ पे या असेंबलीज हो जाए, हमारी जो ऑर्गेन्स है यहाँ पे स्टेट को यहाँ पे ओन करते हैं और स्टेट से रिलेटेड लॉज वो लोग बनाते हैं। ठीक है, तीसरी फॉर्म की गवर्नमेंट होती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी गवर्नमेंट आपकी लोकल लेवल पे, लाइक म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होते हैं। म्यूनसिपैलिटीज़ या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर क्या होता है, मेंबर्स के कई सारे इलेक्शंस होते हैं, वार्ड मेंबर्स वगैरह के इलेक्शन देखे होंगे आपने। ठीक है, पंचायती राज प्रधानी वर्धानी के इलेक्शन आप लोग ने देखे होंगे। तो ये ऑर्गन्स को क्या कर रहा है, डिसेंट्रलाइज कर रहा है। सेंट्रल लेवल से पावर स्टेट लेवल पे गई, स्टेट लेवल से पावर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास में गई, जो विलेज लेवल या रूरल एरियाज के अंदर भी काम करते हैं। ठीक है, तो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जब पावर को डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बेसिस पे डिवाइड किया जाए तो ये क्या कहलाता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट कहलाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्या है हमारा, जब पावर का शेयरिंग किया जाए अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, कई सारे सोशल ग्रुप्स में पावर को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, और उस डिवीजन के बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट किया जाता है दूसरी अदर पावर्स के साथ में। ठीक है, जैसे हम लोग ने ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में देख लिया, उसके बाद में हमने
ये क्या देख लिया हमने, देखा कि पावर को शेयर कैसे किया जाता है तमाम लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बेसिस पे, ठीक है। ऐसे सिर्फ और सिर्फ पावर इन दोनों के बीच में डिवाइड नहीं होती, अगर इन दोनों से बचेगी पावर तो तीसरे पार्ट जो है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जो होते हैं उन सोशल ग्रुप्स के बेसिस पे भी पावर को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो सोशल ग्रुप के बेसिस पे जब पावर को डिवाइड किया जाता है तो इसके बेसिस से क्या पता लगता है, सोशल ग्रुप वो होते हैं जो किसी भी कम्युनिटी के लिए वर्क करते हैं, किसी भी लिंग्विस्टिक कम्युनिटी के लिए वर्क करते हैं, किसी भी कास्ट के लिए वर्क करते हैं, किसी भी रिलीजन के लिए वर्क करते हैं और किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करते हैं जो कि सप्रेस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो वो तमाम सोशल ग्रुप, और ऐसे सोशल ग्रुप भी होते हैं जो इक्वलिटी को प्रमोट भी करते हैं। तमाम सोशल ग्रुप्स जो होते हैं वो हर एक वर्ग के लिए काम करते हैं, सोसाइटी के हर एक वर्ग के लिए काम करते हैं। तो जब सोसाइटी के हर एक वर्ग के लिए काम होगा तो सोसाइटी के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर दो टाइप की कम्युनिटीज़ होती हैं, एक होती है मेजोरिटी टाइप की कम्युनिटी और एक होती है माइनॉरिटी टाइप की कम्युनिटी। तो मेजोरिटी और माइनॉरिटी टाइप की कम्युनिटीज़ के अंदर जब पावर को डिवाइड किया जाता है तो हमको इससे क्या पता लगता है, हमको इससे ये पता लगता है कि हो सकता है कि मेजोरिटी टाइप की जो पावर है, जो भी कम्युनिटी है, वो माइनॉरिटी टाइप की पावर को सप्रेस कर सकती है या माइनॉरिटी कम्युनिटी को सप्रेस कर सकती है। इसको लेके बराबर जो होना चाहिए, इक्वल डिवीज़न कैसे हो पावर का, दोनों को साथ में पावर का डिवीज़न कैसे होना चाहिए, उससे रिलेटेड सोशल वर्क वहाँ पे होता है और सोशल ग्रुप्स वहाँ पे काम आते हैं। ये लोग क्या करते हैं, किसी भी तरीके की कोई भी माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन को या माइनॉरिटी ग्रुप को लेग बिहाइंड नहीं होने देते हैं, पीछे नहीं जाने देते, मेजॉरिटी के साथ में ही उनको कंपेयर करके रखा जाता है, जिससे क्या होता है, पावर का फेयर शेयर देखने को मिलता है हम लोग को माइनॉरिटी कम्युनिटी का भी। किसी भी अगर जगह पे मेजॉरिटी बहुत है और माइनॉरिटी कम, अगर 80-20 का रेशियो भी होता है, 80% 20% का, वहाँ भी माइनॉरिटीज़ के राइट्स को ये सोशल ग्रुप्स ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे सोशल ग्रुप्स कहीं ना कहीं हेल्पफुल होते हैं डेमोक्रेसी के अपलिफ्टमेंट के लिए और प्रोटेक्शन के लिए डेमोक्रेसी के, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे थे। पावर का शेयरिंग तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स के बीच में भी होता है। अगर पावर शेयरिंग को हम लोग किसी और ऑर्गन के फॉर्म में देखते हैं तो वो क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जैसे हमारे इंडिया की अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें तो कांग्रेस है, बीजेपी है, ठीक है, और आप देख सकते हैं कि बीएसपी है, सपा है, ये तमाम क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज है। तो पॉलिटिकल पार्टीज भी पावर शेयरिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल काम करती हैं। किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर क्या होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए जिससे कि उनका आपस में कंपटीशन हो और कंपटीशन के बाद में वो एक दूसरे से लड़के पावर में आ सकें। तो इससे ये क्लियर होता है कि जब कंपटीशन होता है किसी भी पावर का, जब एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ में कंपटीशन होता है तो एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमको देखने को मिलती है। ये रियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है क्योंकि यहाँ पे जनता चुन के लोगों को भेजती है और वही लोग आगे चल के रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी सोशल ग्रुप के अंदर कम्युनिटी का, ठीक है। तो वो कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमको पावर को चूज करके गवर्नमेंट के अंदर लेके आना बहुत इसेंशियल होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आपस में कम्पीट करती हैं और कम्पीट करने के बाद में पावर में आती हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज में कम्युनिटीज़ की अगर हम लोग बात करें, मेजोरिटी है और माइनॉरिटी है, वो इलेक्शन किसके बेसिस पे करेंगे, सोशल डेवलपमेंट के बेसिस पे इलेक्शन करेंगे, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट के बेसिस पे इलेक्शन अगर हुआ और कभी भी क्या होता है कि जैसे कि कोई दो पार्टीज हैं इलेक्शन के अंदर, उन दो पार्टीज के बीच में कोई भी एक पार्टी जो है वो पावर में नहीं आ पाती है, मतलब इसको क्या है, जो अगर कंप्लीट फॉर्म ऑफ सीट जो थी, मेजोरिटी जो चाहिए थी पावर में आने के लिए, वो इसको नहीं मिल पाती है। तो कि कोई भी एक दूसरी पार्टी आगे क्या करती है, इनके साथ में गठबंधन करती है या कोएलिशन करती है। वो कोएलिशन के साथ में दो या दो से ज़्यादा पार्टी मिलके किसी एक गवर्नमेंट को चलाते हैं। तो ये भी बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है डेमोक्रेसी का कि दो या दो से अधिक पार्टीज मिलके एक डेमोक्रेसी के अंदर जब उसको चलाती हैं तो वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सामने सेट होता है। इससे लगातार प्रेशर भी बना रहता है, तो किसी भी कम्युनिटी के साथ में, किसी भी सोशल ग्रुप के साथ में या कोई भी ऐसा समाज है उसके साथ में किसी भी तरीके का डिसइंटीग्रेशन नहीं हो पाता। तो कोएलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये चार फॉर्म्स ऑफ हम लोग ने देखे किस तरीके के पावर शेयरिंग होती है, 4 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की, ठीक है। इससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग पावर शेयरिंग के एग्जाम्पल की बात करें तो 2 एग्जाम्पल्स हमारे सामने यहाँ पावर शेयरिंग के, एक बेल्जियम है और एक श्रीलंका है।
श्रीलंका का तो थोड़ा बहुत आइडिया हम लोग ले चुके हैं, बेल्जियम की थोड़ी सी बात और करते हैं। बेल्जियम के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो पावर शेयरिंग जब दो तरीके से की जाती है, उसमें पहला एग्जांपल हमारे सामने बेल्जियम का। तो बेल्जियम किस तरीके से एक एग्जांपल सेट करता है पावर शेयरिंग का, क्या पॉजिटिव फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है यहाँ पे या निगेटिव फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि बेल्जियम क्या है। बेल्जियम पहली तो बात एक फेडरल मोनार्की है वेस्टर्न यूरोप के अंदर, ठीक है। यहाँ वेस्टर्न यूरोप के अंदर एक फेडरल मोनार्की है। ये जो था यूरोपियन यूनियन का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी यहीं पे बना हुआ है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर जो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस और तमाम डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रीज का जो है फाउंडिंग मेंबर भी है। अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो क्या है, ये फाउंडिंग मेंबर भी है। यूरोपियन यूनियन क्या है, फाउंडिंग मेंबर भी है। और इससे हमको ये पता लगता है कि यूरोप के अंदर बेल्जियम की पोजीशन कितनी स्ट्रांग है, ठीक है। अब वहाँ पे स्ट्रांग पोजीशन होने के साथ ही साथ में हमको ये भी पता है कि तमाम तरीके के ऑर्गेनाइजेशन, जैसे नेटो की बात करते हैं, नेटो बहुत ज़्यादा आजकल न्यूज़ में भी है, ठीक है। तो नेटो वगैरह को हम लोग भी देखते हैं, तो इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को भी वहाँ पर वो जो करता है, उस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को भी वहाँ पर रन कराता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कहीं ना कहीं, जहाँ हम लोग देखते हैं बेल्जियम का अगर एरिया देखें हम लोग, तो एरिया इसका कितना है, 11,787 स्क्वायर मीटर में है, ठीक है। और उसके बाद में पॉपुलेशन की अगर बात करें हम लोग, तो 11 मिलियन लोग लगभग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। इसकी बात हम लोग क्यों कर रहे हैं, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं इसलिए कि हमको एथनिक कंपोजिशन के बारे में एटलीस्ट पता लग जाए, ठीक है। बेल्जियम की बात हो रही है यहाँ पे, और एक थोड़ा ब्रुसेल्स की बात हो रही है। बेल्जियम और ब्रुसेल्स दो स्टेट हैं यहाँ पे, ठीक है। लगभग सेम टाइप ऑफ लैंग्वेज के लोग यहाँ पे रहते हैं, इसलिए हमने दो एग्जाम्पल यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल के अंदर ले लिए बेल्जियम के फॉर्म में। तो बेल्जियम की अगर हम लोग बात करें तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे अगर हम लोग देखें, 59% लोग वहाँ पे डच स्पीकर्स हैं। डच लैंग्वेज को बोलने वाले कितने लोग हैं, 59%, ठीक है। और 40% लोग कौन बोलने वाले हैं, फ्रेंच स्पीकर्स है। फ्रेंच लैंग्वेज को बोलने वाले 40% लोग यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते हैं। 1% जर्मन स्पीकर्स, 1% लोग वहाँ पर जर्मन स्पीकर्स हैं, जर्मन को बोलने वाले, क्योंकि इस रीजन के अंदर जर्मनी भी देखने को मिलता है हमको, यहाँ पे जर्मनी पड़ता है, ठीक है। इस एरिया में हम लोग देखें तो फ्रांस पड़ता है, तो फ्रांस की वजह से फ्रेंच बोलने वाले लोग भी हैं, ठीक है। और डच भी है इस रीजन के अंदर, तो डच स्पीकर लोग भी यहाँ पे देखने को हमको मिलते हैं। तो तमाम लैंग्वेज का अगर हम लोग देखें, यहाँ पे कम्युनिटी तमाम है और तमाम लैंग्वेज को बोलने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। ब्रुसेल्स में भी अगर हम लोग देखें, डच स्पीकर्स 20% है और 80% कौन है, फ्रेंच स्पीकर्स हैं। तो इस डिस्कशन का यहाँ पे मसला क्या है, क्यों हम लोग इस डिस्कशन को यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। इस डिस्कशन को करने का मसला हमारे पास में ये है कि हम लोग को ये पता लग जाए कि एकोमोडेशन बेल्जियम के अंदर किस तरीके की है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेल्जियम का वो क्या बोलता है इन स्पीकर्स के बारे में। हमने देखा डच बोलने वाले ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे, तो डच को ज़्यादा वहाँ पे क्या मिलना चाहिए था, राइट्स मिलना चाहिए थे, ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, बेल्जियम के अंदर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि चाहे डच स्पीकिंग लोग हों चाहे फ्रेंच स्पीकिंग लोग हों, दोनों को इक्वल यहाँ पे गवर्नमेंट के अंदर जो भी मिलेगा वो इक्वल राइट्स मिलेंगे, इक्वल अथॉरिटी मिलेगी, इक्वल एकोमोडेशन मिलेगा। तो ये बेल्जियम का बहुत अच्छा एग्जाम्पल और पावरफुल एग्जाम्पल है कि वहाँ पे इक्वलिटी को प्रमोट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो जब इक्वलिटी को प्रमोट करने की कोशिश की जाती है किसी भी कंट्री के अंदर, तो वो एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग बनता है, ठीक है। तो जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की मेजर ऑफ द पावर्स है वो क्या करती हैं, स्टेट गवर्नमेंट के साथ में वहाँ पे किसी भी तरीके का एक पावर को शेयर करती हैं, ठीक है। अब डच स्पीकिंग पीपल हैं, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं, तमाम कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन पावर को देखा हमने डच ज़्यादा बोलने वाले लोग हैं, फ्रेंच कम बोलने वाले लोग हैं। उसके बाद भी पावर को शेयर कैसा किया जा रहा है, इक्वली शेयर किया जा रहा है। ब्रुसेल्स की अगर बात कर ले हम लोग, तो ब्रुसेल्स के अंदर भी क्या है, सेपरेट गवर्नमेंट है हर पार्टी की, उसके बाद में भी वहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, ठीक है। सेपरेट गवर्नमेंट होने के बाद में भी वहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, ये भी पावर शेयरिंग का एक बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। तो बेल्जियम के अंदर ये एकोमोडेशन हमको देखने को मिलता है, पावर का शेयरिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। श्रीलंका की तो जैसे कि हम लोग ने बात करी कि श्रीलंका के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि जिस मेजोरिटेरियनिज्म की बात हम लोग करते हैं श्रीलंका की, उसी ने वहाँ के लोगों को नुकसान पहुँचाया, ठीक है। बेल्जियम के अंदर भी तो ये एग्जाम्पल हो सकता था कि डच बोलने वाले ज़्यादा लोग हैं, तो डच बोलने वाले लोगों को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा
नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि इक्वल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के बीच में हो सके। श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। श्रीलंका के बीच में क्या हुआ? श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म के कॉन्सेप्ट के आधार पे ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स किसको दे दिए गए? वहाँ पे राइट्स दे दिए गए आपको सिन्हेलाज को। ठीक है, सिन्हेलाज को ज़्यादा के ज़्यादा राइट दे दिए गए और सिन्हेलाज बोलने वाले लोगों को मेजोरिटी के आधार पे वहाँ पे ज़्यादा दे दिया गया। इसकी लोकेशन को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि लोकेशन क्या करती है। लोकेशन तो आपको पता है, ये इंडिया के नीचे जो है एक आइलैंड है। ठीक है, श्रीलंका इंडिया के नीचे एक आइलैंड है श्रीलंका, जो पाक स्टेट से इंडिया को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो वो वहाँ पे पड़ता है, उस लोकेशन पे पड़ता है। ठीक है, तो ये इंडियन जो है इंडियन ओशन के सदर्न रीजन का भी एक पार्ट है। ठीक है, नॉर्दर्न इंडियन ओशन और सदर्न कोस्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो है ये साउथ एशिया का पार्ट लगता है। ठीक है, ये जो है आपका मालदीव वगैरह या जो भी हम लोग देखते हैं स्टेट, तमाम स्टेट, इन सारे स्टेट के आसपास का रीजन है श्रीलंका। ये श्रीलंका की लोकेशन को आप लोग मैप के अंदर आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो श्रीलंका को जब हम लोग पढ़ते हैं तो श्रीलंका की एथनिक कम्युनिटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो एथनिक कम्युनिटीज़ की, जैसे कि हम लोग ने अभी वहाँ पे बेल्जियम की बात करी थी, तो इसी तरीके से श्रीलंका के अंदर देखें तो जैसा कि मैंने बताया सबसे ज़्यादा बोलने वाले लोग यहाँ पे कौन थे? सिन्हेलीज 74% लोग हैं जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो ये जितना भी येलो पोर्शन आपको दिख रहा है इसके अंदर, ये सारे के सारे लोग कौन हैं? ये सब वही हैं जो सिन्हेलीज लैंग्वेज को बोलते हैं, सिन्हेलीज कहलाते हैं और बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं। ठीक है, तमिल्स की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे, तमिल्स का रेशियो है 18% का। कितना रेशियो है? तमिल 18% यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, इंडियन तमिल्स उसमें से हिंदू एंड मुस्लिम्स दोनों होते हैं, उनका पोर्शन कुछ बहुत ही माइन्यूट फॉर्म में है। श्रीलंकन तमिल्स भी है वहाँ पे नॉर्थ एंड ईस्टर्न रीजन के अंदर जो उसको ऑक्यूपाई करते हैं, और वो भी हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अगर सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें वहाँ पे तो 1% मुस्लिम कम्युनिटी है और बहुत सिन्हेलीज एंड तमिल बोलने वाले 7% वहाँ पे क्रिश्चियन है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो सिन्हेलीज का रेशियो वहाँ पे ज़्यादा है, लगभग 74% सिन्हेलीज है और 18% तमिल है लैंग्वेज के बेसिस पे। ठीक है, अब बुद्धिस्ट जो है वो सारे के सारे सिन्हेलीज लैंग्वेज को बोलने वाले हैं। अदर लैंग्वेज को बोलने वाले हिंदूज भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं वहाँ पे, और तमाम लैंग्वेज को बोला करते हैं। ठीक है, तो श्रीलंका के अंदर एक यही मेजोरिटी वाली जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, इसी ने वहाँ के प्रॉब्लम को क्रिएट करना शुरू कर दिया था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तमिल लैंग्वेज बोलने वाले या तमिल कल्चर को वहाँ पे क्या करा गया था? वहाँ पे उसको दबाया गया था। ठीक है, सप्रेस किया गया था, और जो आपके सिन्हेलीज लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं या बुद्धिस्ट लोगों को वहाँ पे क्या करा गया था? वहाँ पे उनको बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, इस प्रॉब्लम ने वहाँ पे क्या करा था? इसी प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पे हमको देखने को क्या मिलता है? सिविल वॉर देखने को मिलता है। तमाम कम्युनिटीज़ के बीच में वहाँ पे एक सिविल वॉर क्रिएट हो गया, एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट होता चला गया कि यहाँ पे मेजोरिटी को ज़्यादा पोजीशन दी जाती है और हम माइनॉरिटी के साथ में क्या करा जाता है? बुरा बर्ताव किया जाता है, हमको दबाया जाता है, सप्रेस किया जाता है। तो इसी बुरे बर्ताव या सप्रेशन की वजह से हमको यहाँ पे सिविल वॉर देखने को मिला दो कम्युनिटीज़ के बीच में। वो सिन्हेलीज और अदर कम्युनिटीज़ थी जिनके बीच में ये वॉर हमको देखने को मिला। इस वॉर ने श्रीलंका की कंडीशन को इतना डिस्ट्रॉय किया कि श्रीलंका की कंडीशन आज के समय में बहुत ही बेकार है। ये सिविल वॉर्स के अंदर लोगों को देखते रहे हम लोग किस तरीके से इन्वॉल्व होते चले गए थे। ठीक है, तो सिविल वॉर के अंदर लोग ट्रेनिंग लेते थे, तमाम एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को मारा करती थी। ठीक है, और इसी सिविल वॉर से क्रिएशन होते होते हम लोग ने देखा कि इसने थाउजेंड्स ऑफ पीपल को उस देश को छोड़ने पे मजबूर कर दिया, और कई सारे लोग जो थे, कई सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बने, उन्होंने तमिल्स के राइट को लेकर डिमांड लगातार करते चले गए। पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करी कि तमिल्स के बीच में और सिन्हेलीज के बीच में पावर को एटलीस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, अदरवाइज ये सिविल वॉर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा और ये सिविल वॉर ऐसे ही चलता रहेगा। तो इस सिविल वॉर को एंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो तमाम प्रेशर ग्रुप्स आए, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस आए, उन्होंने आके कोशिश करी, लेकिन ये कोशिश काफ़ी हद तक नाकाम भी रही और कामयाब नहीं हो पाई। प्रॉब्लम क्रिएशन होते चले गए इसकी वजह से। तो क्या हुआ श्रीलंका के अंदर आज के समय में, अगर हम लोग प्रेजेंट एग्जाम्पल देखें, ठीक है, तो वो प्रेजेंट एग्जाम्पल आपकी आंखों के सामने कि वहाँ पे स्टेट इमरजेंसी
लगी हुई है श्रीलंका के अंदर, और मेजोरिटेरियनिज्म की प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पे ये इशू आया है। तो पावर शेयरिंग हमको क्या सिखाता है? पावर शेयरिंग हमको आपस में फाइट करना नहीं सिखाता है, आपस में सिविल वॉर करना नहीं सिखाता है, आपस में एक दूसरे के राइट्स को छीनना नहीं सिखाता है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना सिखाता है। पावर शेयरिंग हमको क्या सिखाता है? पावर शेयरिंग हमको ये सिखाता है कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट आपस में एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के साथ में किस तरीके से एक दूसरे की भावनाओं को आगे बढ़ा के और आगे प्रेजेंट करके, मेजॉरिटी की जिम्मेदारी होती है कि माइनॉरिटी का ख्याल रखें, माइनॉरिटी की जिम्मेदारी होती है मेजॉरिटी की बातों को उस तरीके से माने जिस तरीके से मानना चाहिए। ठीक है, तो एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हर देश की हर कम्युनिटी के बीच में एक पावर शेयरिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल होना चाहिए, जैसा स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल हमको यहाँ देखने को मिलता है बेल्जियम की, जैसे कि हम लोग ने बात करी। हम लोग एग्जाम्पल इंडिया का भी ले सकते हैं। पावर शेयरिंग को जिस तरीके से इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तमाम लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स के आधार पे, ठीक है, तो चाहे वो लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशरी हो, इन तमाम लेजिस्लेटिव असेंबलीज के बीच में क्या करा जाता है? पावर को स्टेट में डिवाइड किया जाता है, पार्लियामेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में डिवाइड किया जाता है, और जुडिशरी तो उस पावर को डिवाइड करती है। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इस तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और साथ ही साथ में पार्लियामेंट्री जो भी आपके PRIs होते हैं, ठीक है, तो PRIs के बेसिस पे इस पावर को इंडिया के अंदर डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो पावर की जो शेयरिंग होती है, पावर की शेयरिंग इतनी ज़्यादा इसेंशियल एक कंपोनेंट है आपका, जिसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं? पावर को डिवाइड कर सकते हैं तमाम सेक्टर्स के बीच में, तमाम कम्युनिटीज़ के बीच में, जिससे कभी भी कोई भी सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग को जो पढ़ना था वो यही पढ़ना था कि पावर शेयरिंग के मेन पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है पावर शेयरिंग का, पावर शेयरिंग के कारण क्या है, रीजंस क्यों है, हम लोग पावर को शेयर क्यों करते हैं, वो रीजंस आपको पता लग गए। इन तमाम सिविल वॉर्स जैसी या इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन से बचने के लिए पावर की शेयरिंग इसेंशियल होती है हमारे लिए, और हम लोग पावर की शेयरिंग करते हैं। ठीक है, पावर की शेयरिंग करने का पर्पस भी हमको पता लगा। पावर की शेयरिंग के 2 एग्जाम्पल हम लोग ने देख लिए बड़े बड़े, वो एग्जाम्पल जैसे बेल्जियम का हो गया, थोड़ा सा ब्रुसेल्स के बारे में भी देखा हमने, ठीक है, और फिर श्रीलंका का एक बड़ा एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया, साथ ही साथ में इंडिया का भी एग्जाम्पल लेते हुए हम लोग चले। तो पावर शेयरिंग का एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, पावर शेयरिंग को किस तरीके से हम लोग अपने पावर शेयरिंग को किस तरीके से हम लोग अपनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में किस तरीके से यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उस फॉर्म की हम लोग ने यहाँ पे बात करी। ठीक है, तो पावर शेयरिंग एक बहुत इजी कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। इसको पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर फेडरलिज्म के साथ में आपके साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।